हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके हिंदी के टोटल 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका सीजी टेट हुआ था 2019 में। उसके हम प्राइमरी लेवल के टोटल 30 क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2022 के भी बहुत से सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है, और अभी हम 2019 के जितने भी आपके पेपर हुए सीजी टेट से, उन सभी पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी शिक्षक भर्ती सीजी टेट या सी टेट की तैयारी करें, उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली बेसिस पर बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जा रही। तो जिन्हें भी अगर पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी कितनी हुई, ये भी आपको इससे पता चल जाएगा। तो साथ ही साथ आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। पठन सीखना एक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं केवल सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, या फिर केवल कई तरह के लोग शामिल होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो केवल जैसा जो शब्द होता है वो हमेशा आपका नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन हमेशा आपका गलत होता है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी इसमें नहीं होगा। तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी, कई तरह के लोग व सामग्री के जो स्रोत होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। पठन सीखना एक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई तरह के लोग एवं सामग्रियां शामिल होती है। मतलब आप लोगों के द्वारा ही इंटरेक्ट करके किसी चीज़ों को सीखते हैं, तो आपका पठन सीखना भी लोगों से इंटरेक्ट करके ही आप इसे सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है। समीरण, रम्य, सुहावना या मनोहर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो रमणीक का पर्यायवाची नहीं है, वो आपका हो जाएगा समीरण। समीरण इसका पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी ये जो सभी हैं आपके, जो आपका रम्य, सुहावना, मनोहर, सुंदर, ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो आपके रमणीक का पर्यायवाची हो जाएगा, समीरण नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें, पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से, कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने से स्व अनुभव का विस्तार करने की दृष्टि से, या उपयुक्त तीनों सही हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो पंचतंत्र की कथाएं कौशल विकास की किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों हैं यहाँ पर वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है। क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, धातु के अंत में, या उपयुक्त सभी। तो जो आपका तद्धित प्रत्यय लगाया जाता है वो आपका संज्ञा के अंत में लगाया जाता है। जो आपका तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा या सर्वनाम होता है, उसके अंत में जोड़कर जो आपका अर्थ बदल जाता है वो आपका होता है तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जिसे लगाया जाता है वो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें, पढ़ना क्या है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक भी होते हैं। उपयुक्त तीनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पढ़ना क्या है वो उपयुक्त तीनों सही है। ये अधिग्रहण का भी एक साधन है, डिकोडिंग प्रतीकों के लिए भी एक प्रक्रिया है, और आमतौर पर ये दृश्यात्मक और कभी कभी स्पर्शात्मक भी होते हैं। तो ये जो सभी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के
किस भाग में प्रयुक्त होता है? वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या उपयुक्त तीनों में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है, वो आपका हो जाएगा वाक्य के अंत में। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयोग होगा, वो आपका होगा वाक्य के अंत में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, भाषा सीखने का जो सही मनोवैज्ञानिक क्रम है वो क्या है? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये जो आपका क्रम होता है वो भाषा सीखने का सही क्रम माना गया है मनोवैज्ञानिक आधार पर, और ये आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन से संबंधित है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें आधे आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं और आधे आपके ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सभी का मिला जुला संग्रह ही आपका होता है जो आपके हिंदी में पूछा जाता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 7? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 3। सबसे पहला आपका होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य होता है। उसके बाद आपका होता है मिश्रित वाक्य, फिर आपका होता है संयुक्त वाक्य। और हमने जो आपका रचना है उसके बारे में हमने हमारी क्लासेस के माध्यम से आपको बताया भी है। इसकी जो क्लास है वो हो चुकी है, तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। हिंदी की भी क्लासेस यहाँ पर हो रही है, तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी की क्लासेस यहाँ पर कराई जाएंगी। तो रचना से संबंधित जो क्लास है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। आप देख सकते हैं कि आपके रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना या उपयुक्त तीनों? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोलना। स्कूल जाने से पहले बच्चे सीख चुके होते हैं बोलना। वो अपने घर, परिवार, वातावरण के माध्यम से बोलना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले स्कूल जाने से पहले जो बच्चा सीखता है वो है आपका बोलना सीख चुका होता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोगों के अर्थ वैभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा? मात्र संदर्भ की दृष्टि से, मात्र बोध की दृष्टि से, संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से इसे आपको बच्चे को समझाना उचित होगा। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, पतंग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? चिट्ठी, सूर्य, चमक या चेष्टा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पतंग है उसका जो अनेकार्थी शब्द है वो आपका सूर्य हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका पक्षी भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका चिट्ठी है ये नहीं होगा, चमक भी और चेष्टा भी नहीं होगा। तो आपका जो सूर्य है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो हमने स्वर और व्यंजन से संबंधित जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे भी हमारे क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। आप देख सकते हैं जितने भी आपके ग्रामर से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपके होंठ के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो आपके होते हैं 2। पहला आपका होता है अवृत्तमुखी और आपका दूसरा होता है वृत्तमुखी। इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, परात किस भाषा का शब्द है? चीनी, देशज, तुर्की या पुर्तगाली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुर्तगाली। जो आपका परात है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है? ग्रियर्सन, गार्सा द तासी, जॉन बेम्स या जॉन लुइस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
जो आपके जॉन बीम्स हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने विदेशी विद्वान से देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहा जाता है? बोली, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या राजभाषा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मातृभाषा। जो आपका बच्चा होता है वो जन्म के बाद जो सबसे प्रथम भाषा जो सीखता है उसे आपका मातृभाषा ही कहा जाता है। और आपके NCF 2005 में भी यही कहा गया है और NAP 2020 में भी यही कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक उन्हें उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई है। तो जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट से संबंधित वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें। सभी डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी आपकी क्लासेस हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। CDP वाले सेक्शन में जाकर आप इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो इनसे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो मातृभाषा है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस LED कहना उचित होगा, ये कथन है, सही है, आंशिक है, गलत है या आंशिक गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही है। और ये जो LED डिवाइस के बारे में आपका बताया गया था वो आपका बताया गया था नॉम चॉम्स्की के द्वारा। नॉम चॉम्स्की के द्वारा ही ये जो LED डिवाइस है उसके बारे में आपका बताया गया था। इसका जो LED है उसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण डिवाइस जो है इसे ही कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही होता है और ये जो कथन है वो आपके नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? अधिग्रहण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। जो आपका विद्या प्रवीण है वो आपके अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। और जो आपका अधिकरण तत्पुरुष होता है उसमें जो होता है जो अधिकरण जो कारक होता है, जो अधिकरण कारक की विभक्ति में लोप हो, उसकी विभक्ति में लोप हो और जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा, दूसरा पद आपका प्रधान होगा। तो यही सभी चीज़ें आपके अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आती हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक? तो इस क्वेश्चन को व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था। तो ये आंसर स्किप करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुहावरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र वाक्य होता है, इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है, सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चिर सत्य से होता है, यह वाक्यांश होता है। तो जो आपका मुहावरे के संदर्भ में सबसे आपके से सही कथन पूछा गया है तो ये आपका होता है, जो मुहावरा होता है वो आपका होता है एक वाक्यांश। और आपके मुहावरे से संबंधित अनेकों प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका मुहावरा टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन, सर्वनाम, विशेषण या कारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वचन। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, संख्या को ही आप नंबर से पहचान सकते हैं, नंबर में ही आपके वचन सभी चीज़ें आ जाती हैं। जो संख्या है उसे ही नंबर के रूप में आप जानते हैं और जो नंबर है उसे ही आपका वचन कहा जाता है। तो जो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है या फिर सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप से आपके संख्या का बोध होता है उसे ही आपका वचन कहा जाता है। तो ये आपके वचन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अब अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है। अपठित गद्यांश विषयक कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। दिए गए अपठित गद्यांश के कुछ अंशों के भाव स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न भी सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो गलत आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। ये इसमें गलत हो जाएगा।
क्योंकि जो आपका गद्यांश होता है उससे संबंधित ही जो शीर्षक आपसे पूछा जाता है और वहीं से आपको उसका शीर्षक मिलता है, तो इससे अलग होना चाहिए, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, यह आपके गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें गद्यांश में ये लिखा गया कि मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए, यही उसका पहला कर्तव्य है और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाया है। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया वह कभी दूसरों के दुख नहीं समझ सकता, पर दुख कतारता एवं पर पीड़ा निवारण ही मनुष्यता की सर्वोच्चतम एवं सर्वोच्च अवस्था है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यता की चरम अवस्था या उपयुक्त तीनों ही सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं जो आपका गद्यांश का उचित शीर्षक होता है वो आपके गद्यांश से ही पूछा जाता है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो गद्यांश का शीर्षक होता है अंश से पृथक होता है, तो इसीलिए वो आंसर इसमें गलत हुआ। तो इसका जो सही शीर्षक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व की चरम अवस्था, ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये जो तीनों हैं वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण या उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी प्रक्रिया शामिल रहती है वो होती है आपकी उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं संधि विच्छेद उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? उद्धन लंघन, उधन लंघन, उतः धन लंघन या उत्धन लंघन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्धन लंघन। और ये जो आपका उल्लंघन है मतलब कि उत्धन आपका लंघन है, इसमें आपके दोनों में ही आपके व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, इसीलिए ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। तो आप इसे तोड़कर भी आप इसका संधि विच्छेद करके इसके सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो जब भी आपसे संधि विच्छेद से आपके क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसे पहले आप अलग कर लीजिए, उसके बाद आपको उसका आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद के आंसर आपको हल करने होते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। अवज्ञा, शक्ति, भिक्षुक, लड़ाई, परिजन, सर्प, उपवन, बचैया, एकता या अवज्ञा, उपवन, परिजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग वाले जो शब्दों का सही वर्ग है वो आपका हो जाएगा अवज्ञा। अवज्ञा में आप देख सकते हैं अ प्लस वज्ञा है, तो ये उपसर्ग है। उपवन में आपका उपधन वन है, उप इसमें उपसर्ग है, और परिजन में आपका परिधन जन। तो इसके उपसर्ग लगने के बाद ये आपका वाक्य में जुड़कर अर्थ को आपका परिवर्तन कर देता है, उसे ही आपका उपसर्ग कहा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अवज्ञा है ये सही है, लेकिन जो शक्ति और भिक्षुक है ये आपका दोनों प्रत्यय से संबंधित हो जाएगा। लड़ाई और सर्प भी आपका प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, और आपका बचैया और एकता भी आपके प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी में है ये सभी आपके उपसर्ग वाले शब्द हैं, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका उपसर्ग होता है वो वाक्य के पहले लगता है और जो आपका प्रत्यय होता है वो वाक्य के बाद में लगता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, मेहनत कोई करे लाभ कोई उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी? आप फिर से देख सकते हैं, पहले आपका पूछा गया था मुहावरा से क्वेश्चन, अब आप देख सकते हैं इसमें लोकोक्ति से क्वेश्चन। तो हर बार आपके एग्जाम में लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। एक अनार 100 बीमार, अंधा पीसे कुत्ता खाए, अपनी करनी पार उतरनी या हाथ सुमिरनी बगल कतरनी। तो मेहनत कोई करे और लाभ कोई उठाए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अंधा पीसे कुत्ता खाए। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि मेहनत कोई करे और लाभ कोई उठाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा पीसे और कुत्ता खाए, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपका एक अनार 100 बीमार है उसका जो अर्थ होगा वो होगा वस्तु कम और मांग अधिक। और जो आपका हो जाएगा अपनी करनी पार उतरनी, इसमें अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और हाथ सुमिरनी बगल कतरनी का अर्थ हो जाएगा कपटपूर्ण व्यवहार। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जो नेक्स्ट आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं
उसमें आपके ऑप्शन से संबंधित ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसके पहले जो हमने हिंदी के जो PYQ सॉल्व किए थे, जो आपका 6 to 8 था, उसमें आपने देखा होगा जो आपके चिन्ह से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसमें आपके ऑप्शन में लाघव चिन्ह के बारे में भी दिया गया था। और जो लाघव चिन्ह है वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया था आपके शिक्षक भर्ती में। तो जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें भी आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन से ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सभी ऑप्शंस को आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है अतिथि, आगत, प्रत्यागत या अनागत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लौट कर आया हुआ के लिए जो शब्द है वो हो जाएगा आपका प्रत्यागत। और जो आपका अतिथि होता है उसका जो अर्थ होगा वो होगा जिसके आने की निश्चित तिथि ना हो, वो आपका हो जाएगा अतिथि। और आगत का मतलब होता है आया हुआ, और अनागत का मतलब होता है न आया हुआ। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और लौट कर आया हुआ का आंसर हो जाएगा प्रत्यागत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। तो इस जो आपका संयुक्त वाक्य होता है उसमें ये कहा जाता है कि जिसमें दो या दो से अधिक जो उपवाक्य शामिल होते हैं उसे ही आपका संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो यह आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और वाक्य रचना के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो वो क्लास आप जाकर जरूर देखिए। आप देख सकते हैं जो वाक्य रचना है वो भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अभी तक आपने देख लिया होगा, और ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाम धातु। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे कहते हैं नाम धातु। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है। पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, छोटा नागपुर में लोहे के भंडार हैं, कमरे में 4 खिड़कियां हैं, भवन की सजावट अच्छी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भवन की सजावट अच्छी है। मतलब कि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जो भाववाचक आपकी संज्ञा होती है जिसमें किसी की गुण, दशा या स्वभाव, इन सभी चीज़ों का जो बोध कराती है, बोध कराने वाली संज्ञा को ही आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने हिंदी के आपके प्राइमरी लेवल के टोटल 30 क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हमने सॉल्व किया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर डेली बेसिस पर आपकी फ्री क्लासेस भी ली जा रही हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सभी की PDF भी मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।